गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिग्मा एम की तरफ से मैं सुनील। आज हम इंटर का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है आव्यूह, या इसी को इंग्लिश में मैट्रिक्स नाम से जानते हैं। इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें बच्चों एक चीज़ का विशेष ध्यान रहे, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो आता ही है, प्लस हम कुछ चीज़ें अपने लाइफ में इससे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। अब वो क्या है, उसके अंतर्गत हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपका एक या दो एग्जाम्पल लेके बताएंगे कि आप लाइफ में आप व्यू को कैसे यूज करते हैं। और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैथ में अक्सर बच्चों की एक ही क्वेश्चन हमेशा मन में चलता रहता है कि सर इसका कहाँ यूज है, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो चलिए हम लेके समझाते हैं आपको और स्टार्ट करते हैं। आव्यूह मैट्रिसेस, ध्यान रहे बच्चों, इसमें ये ना रहे कि आप केवल हिंदी ही पढ़ें, इंग्लिश ज़रूर पढ़ते जाएं, क्योंकि आगे आप जब इंटर क्रॉस करेंगे तो आगे जो कंपटीशन करेंगे या बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे, कुछ भी करेंगे, मैथ में आपको हिंदी से नहीं मिलेगा। लेकिन हमने फिर भी आपको प्रयास किया है, अभी यहाँ पर देख लीजिए, लेकिन काफ़ी चीज़ें हमने इंग्लिश में एक्सप्लेन किए, तो इंग्लिश वर्ड को विशेष ध्यान दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आव्यूह है क्या, अभी ये डिफिनीशन नहीं मैं बता रहा हूँ, आव्यूह है क्या उसका एक मैं अभी एक समरी बता रहा हूँ कि आव्यूह है क्या। देखिए, माना कि हम कोई सूचना व्यक्त करना चाहते हैं, जैसे कि हमें कोई सूचना व्यक्त करनी है, किसी के माध्यम से हमें बात करनी है, तो उसका ऐसा तो है नहीं कि बस ऐसे ही बोल देंगे, उसका एक सिस्टमेटिक मेथड है, तरीका है। उस तरीके में जैसे छात्रों को कक्षा में बैठने, यानी हम एक सूचना व्यक्त करना चाह रहे हैं कि छात्रों को क्लास में बैठालना है, उसकी हमें एक सूचना देनी है, प्रॉपर देना है। तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि पता चला 5वीं के कक्षा का छात्र 10वीं कक्षा में बैठ जाए, 10वीं का छात्र जाके 12 में बैठ जाए, 12वीं का छात्र जाके 9वीं में बैठ जाए, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम एक अरेंजमेंट करेंगे, जिसको हम व्यवस्था बोलते हैं। तो उसी के अंतर्गत आव्यूह के द्वारा ही हम बताएंगे। जैसे ही बोलेंगे, जैसे छात्रों को बैठने के लिए पीटी करते समय छात्रों को खड़ा करना हो, तो छात्रों को अगर खड़ा करने की बात आएगी तो उसमें तो पीटी में सामूहिक छात्र ही होते हैं, उनको खड़ा करने के लिए एक कमांड होती है, उस कमांड के अंतर्गत ही बोलेंगे। वो सब हम आव्यूह में सीखेंगे। जैसे दुकानों में सामानों की मूल्यों की सूची बनाना, दुकान से हम लोग सामान खरीदते हैं तो उसके मूल्यों की सूची बनाते हैं। तो अगर हम सूची अच्छे से बना लेते हैं तो हमें दोबारा मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा। और अगर हम सिस्टमेटिक उसकी सूची नहीं बनाएंगे तो पता चला कि हमें किराने का सामान लेना है और हम किराने के सामान की सिस्टमेटिक सूची नहीं बनाएंगे, किराने का सामान की सूची पहले बना लिए, इसके पता चला कि दूसरे पेज में 2 सामान पहले पेज में लिख लिया, 2 सामान दूसरे पेज में लिख लिया। तो पता चला कि पहले पेज पर हमने देख लिया कि हाँ ये किराने का तो है, पता चला दोबारा फिर हमें जाना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ आव्यूह के अंतर्गत यही सब सीखने वाले हैं कि दुकानों में सामानों के मूल्यों की सूची कैसे बनाएं, कोच में बैठने की व्यवस्था आदि। कोच यानी जैसे कोच हैं, रेलवे है, बस है, ये सब के लिए हमें बैठने का एक अरेंजमेंट सिस्टम होता है। आप देखते हैं कि रिजर्वेशन करवाते हैं, रिजर्वेशन पे आपका लिख के आ जाता है। जैसे सपोज करिए आपका आ गया S1 में 10 या 15। अब इसके लिए आप सोचेंगे कि 10 कहाँ होगा। अब S1 देखिए, इसमें सिस्टमेटिक एक तरीका बता दिया गया, S1 पे ही 10वें नंबर की सीट पे ही आपको जाना है, तो आप पहुंच जाएंगे। B1 बर्थ में कह दिया गया 5वें नंबर की, तो 5वें नंबर की है तो आप पहुंच जाएंगे। ये अपर है, लोअर है, क्या है, ये सब यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो ये सब अरेंजमेंट आपका किसके अंतर्गत, मैट्रिक्स के अंतर्गत ही करते हैं। नहीं तो पता चला कोई कहीं का कहीं बैठ गया और उसमें फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो देखिए, सब में हम पंक्ति, इसको ध्यान रखिए, रो, पंक्ति को क्या कहते हैं, रो।
इंग्लिश में रो कहते हैं, तथा स्तंभ, स्तंभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। में एक आयताकार रेक्टेंगुलर अरे, यानी इसको आयताकार एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंतर्गत हम व्यक्त करते हैं। वो रेक्टेंगुलर अंतर्गत क्या है, देखिए आप यहाँ से, जैसे कोच में बैठने की व्यवस्था, कोच में यानी रेलवे के डिब्बे में आपको बैठना है, उसकी व्यवस्था क्या की जाएगी, देखिए। तो देखिए आप जानते हैं कि हमने एक बना रखा है, ये कोच है आपका पूरा। इस कोच में आपका क्या करते हैं, गैलरी बनाते हैं, यानी जहाँ से आप एंट्री करेंगे। अब एंट्री करते ही आप देखते हैं कि लोअर बर्थ के अंतर्गत या जिसके अंतर्गत पहले सीट की नंबर ये होती है। अब पता चले कि हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं और सीट नंबर 1 यहाँ ना दे के बीच में अगर कहीं यहाँ दे दें, तो सपोज, और 2 पता चले यहाँ दे दें, 3 यहाँ दे दें, 4 यहाँ दे दें, तो कितनी प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट को। हर सीट में जा के चेक करना पड़ेगा कि मेरी चौथी है तो चौथी कहाँ है। अब ऐसे में क्या है, एक हमने यहाँ पर अबीव मैट्रिक्स के अंतर्गत इसमें एक अरेंजमेंट कर लिया। देखिए वो अरेंजमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से आपको ये सीखे, हाँ लाइफ में हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं मैथ को। देखिए 1 पहले नंबर की सीट, दूसरे नंबर की सीट, फिर ऐसा नहीं कि फिर यहाँ तीसरे में आएंगे, तीसरे नंबर की सीट उसी से लगी हुई तुरंत, पहली दूसरी तीसरी। इसके बाद हम दे देते हैं चौथे नंबर की, फिर हम दे देते हैं 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब 8 के बाद अब आगे देखते हैं क्या करेंगे। जैसे ही हम 8 नंबर की सीट देते हैं, अब ये तो पूरी गैलरी है हमारी, यहाँ से एंट्री करना है। अब 8 के बाद अब सोचिए अगर हम 9 यहाँ दे दें, तो ये इसके बाद 8 तक जिसने खोज रखा, जिसकी 9वें नंबर की सीट है, वो यहाँ से फिर पूरा गैलरी आएगा, फिर क्रॉस करेगा। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, एक अरेंजमेंट है इसका। 8 के बाद सीधे क्या दे देते हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखिए यहाँ तक 9 नंबर की सीट है, उसको नहीं पता, 9 तक तो यहाँ गया, 8 तक गया। अब 9 नंबर की कहेंगे तो ये पूरी फिल गैलरी इधर से आता। अब उसको पता है कि 8 क्रम से बढ़ता चला गया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9वें नंबर या 10वें नंबर की है, तो 9वें नंबर की मिल गई, 10वें नंबर की वहीं पर उसके बगल से, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये अरेंजमेंट सिस्टम के अंतर्गत हम यहाँ आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। यही सब हमारा क्या है, आव्यूह के अंतर्गत आता है। चलिए ये तो आव्यूह में हो गया। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, दुकानों में वस्तुओं के दामों की सूची। दुकान में हम गए, बहुत सारा सामान हमें लेना है, परचेज करना है। तो बहुत सारे सामान को परचेज करने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ वस्तुएं खरीदना है हमें, तो उनको ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही खरीद लेंगे। एक टेबल होगी, एक सूचना हमने बताया ना कि जैसे वस्तु, कुछ वस्तुएं हमें क्या लेनी है, चाय लेनी है, कॉफी लेनी है, दूध लेना है। दुकान कौन कौन सी हैं, राम, मोहन और श्याम। तो जैसे अब दुकानें तो ये हैं, वस्तुएं हमारे पास ये हैं, राम ने 35 के लिए, वही मोहन के यहाँ 40 के लिए, सोहन के यहाँ 50 के लिए। अब आप देख रहे हैं कि इन दुकानों में सब एक तरह से अगर हम रेट के लिए ही कह लें, तो हम यहाँ पर एक दुकान में जाएंगे, हमने चाय को लिया, एक 35 की दे रहा है, 40 को दे रहा है, एक 50 के दे रहा है। कॉफी में गए, राम 70 के, 75 की, 100 की, दूध के लिए 75, 80, 90 के लिए। तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो इसलिए हमने एक अरेंजमेंट किया कि यार भाई ऐसा है, और यहाँ से इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से बना लें। तो यही सब देखिए यहाँ पर ही बना। तो ये तो हमारा एक सिस्टम हुआ। अब इस सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, अब आव्यूह विधि पढ़ना है, तो हम आव्यूह विधि के लिए इसको पर मिला रहे हैं। अब ये डिफिनीशन नहीं है, ध्यान रहे भाई, डिफिनीशन हम अभी बताएंगे, ये आपकी परिभाषा नहीं है, केवल हम इसका अरेंजमेंट अभी बता रहे हैं। चलिए
हम इसी के लिए जैसा हमारे पास रखा है हम वैसे ही इसको लिए रो और कॉलम में व्यक्त कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए पहले नंबर में क्या है हमारे पास 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो देखिए एक सिस्टम से आ गया ना 7, 8, 9, 10, 6, 5, 12, 11, 3, 4, 13, 14, 2, 1, 16, 15। अब देखिए कितना बढ़िया अरेंजमेंट हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखिए ये हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक ब्रैकेट या इसी को मैट्रिक्स या ऑब्जेक्ट के सिंबल के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें जैसे रेल में आपने कहा कि ना बैठने की व्यवस्था के लिए कहा गया कोच में बैठना है। अब ये तो आपका क्या होता है, रो, और ये क्या होते हैं, कॉलम। तो रो को हम आर से लिखते हैं। तो अब इसमें जैसे कह दिया गया S1 बोगी में आपकी 10वीं सीट है, तो S1 में 10वीं सीट जाने के लिए अब आपको ये भी उसमें बता देगा कि चौथे रो में। तो यहां से आपका पता चल जाएगा ये आपका R1 यानी पहला रो, इसको लिखते हैं R2 दूसरा रो, इसको लिख देंगे R3 तीसरा रो, इसको लिख देंगे R4 चौथा रो। इसको कॉलम बोलते हैं, जिसको हम लिखते हैं C1, C2, C3, C4। तो हमारा देखिए एक कितना बढ़िया बन के आ गया। यहाँ पर इस सिस्टम से तय किया, यहाँ पर क्लियर हो गया। ऐसे ही पता चल जाता है कितनी सीट भर गई, कितनी खाली हैं, पता चला एक इधर है एक उधर है। तो काउंट करने में भी समस्या आएगी। ऐसे हम देख लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये सब पता चल गया। इसी प्रकार दूसरे में वस्तुओं वाली सूची में ऐसे ही कर लिया 35, 70, 75, 40, 75, 80, 50, 100, 90। ये हमने ये ब्रैकेट यूज कर लिया। इसी ब्रैकेट को आप व्यू का सिंबल से भी करते हैं। इसमें भी क्या हो गया भाई, ये आपके क्या हैं, रो हैं, ये क्या है आपके कॉलम है। तो रो और कॉलम जिनको हम स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो शायद यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब ये ब्रैकेट सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि अच्छा लगे, देखने में एक सिस्टमेटिक ढंग से लगे। पता चला कुछ नहीं लगा है, बिखरा हुआ पड़ा है, तो ये सब अच्छा लगने के लिए भी कहते हैं। और इसी को फिर हम बाद में मैट्रिक्स के सिंबल के नाम से भी देख लेते हैं। चलिए आगे हम डिस्कस कर रहे हैं इसी में। अब इसकी आती है क्या, ऑब्जेक्ट की परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है अब लिखते हैं हम यहाँ से। शायद यहाँ क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट करना चाहे नोट कर लें। ध्यान रहे स्क्रिप्ट करके भगा के वीडियो को ना देखें, क्योंकि थ्योरी जब चलती है तो बहुत क्लियरली चलती है। ठीक है ना। और अगर किसी को कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करता रहे। चलिए अब हम इसकी परिभाषा, अब इसकी हम लोग परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है जल्दी से देख लेते हैं। डिफिनीशन, ठीक है।
चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अब लिखिए इसकी परिभाषा। एम एन संख्याओं के एक सिस्टम को, लिख लीजिए, एम एन संख्याओं के एक एम एन संख्याओं के एक सिस्टम एस सिस्टम को एम रो, सिस्टम को एम को रो एवं एन कॉलम, यानी एम को हम किससे लिखेंगे, रो से, एन को किससे लिखेंगे, कॉलम से, के रूप में एक आयताकार सारणी के रूप में एक आयताकार सारणी, यानी जिसको रेक्टेंगुलर अरे भी बोलते हैं, एक आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त करते हैं। आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त करते हैं या इसी को अरेंज करना, व्यक्त करते हैं या इसी को अरेंज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरेंज करने को, व्यक्त करने या अरेंज करने को, व्यक्त करने या अरेंज को m क्रॉस n, क्या लिखते हैं, m क्रॉस n का अव्यूह कहते हैं, n का अव्यूह, इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। ये है आपकी परिभाषा, ठीक है, ये डिफिनीशन है इसको, जिसमें m और n को हम क्या बोलते हैं, m को बोलते हैं क्या, रो, n को क्या बोलते हैं, कॉलम, जिसको लिखने का तरीका ये है कि m n है, हमने सिंबल बता ही दिया। अब जैसे एग्जाम्पल, जैसे A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n, m हमारा रो होता है, तो ये रो है, ठीक है, और ये क्या है, कॉलम है, तो इसलिए 1n, A21 A22 A23 A2n A31 A32 A33 A3n डॉट डॉट, कितने रो है हमारे पास, m, यानी AM1 AM2 AM3 डॉट डॉट AMN। शायद ये बात क्लियर हो गई। इसको व्यवस्थित करके, अरेंज करके एक सिंबल इसका दे रखा है, उसको हम किस रूप में लिखते हैं, m क्रॉस n, तो यहां पर लिख देते हैं m क्रॉस n। तो अब यहां से आपसे पूछा जाए कि ये मैट्रिक्स कितने की है, तो आप क्या बताएंगे, ये m क्रॉस n मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स का लिखने का तरीका है, इसकी परिभाषा है, इसको आप नोट कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसमें बता दीजिए ये क्या है,
ऐसे क्या होते हैं, रो, और ये क्या है, कॉलम। ठीक है, ये कॉलम है। इसको रो से, यानी जहां पर हम ये कह सकते हैं ये R1 R2 R3 डॉट डॉट R कितने हैं M, ये क्या हो गया, इसको मिटा रहा हूं मैं, यहां नामिनेशन दे दिया C1 C2 C3 कहां तक, CN तक। ये क्या है, कॉलम है। ये ध्यान रहे, स्टूडेंट रो और कॉलम में भी थोड़ा मिस्टेक करता है कहीं कहीं पर, इसलिए हमने थोड़ा सा इसकी डिटेल ले रखी है। ठीक है, चलिए अब इसी में आपसे अगर एक क्वेश्चन कह दिया जाए, अब इसी में आपसे कह दिया जाए कि आप 2x3 की मैट्रिक्स बनाइए, तो 2x3 में आपको यहां से पता चल गया 2 क्या है, रो है, 3 क्या है, कॉलम है। तो 2x3 यानी 2 रो और 3 कॉलम बनेगा। तो इसको मैट्रिक्स के लिए तो पहले तो वही है हमारे पास कि हम बना लें। रो कितने हैं, 2 हैं, इसका मतलब A1 2, कॉलम कितने हैं, 3 है, सॉरी A1 1 A1 2 A1 3, कॉलम पे 3 हो गए, रो कितने हैं, 2 होते, A2 1 A2 2 A2 3। तो ये आपकी हो गई 2x3। अब 2x3 में 2 रो हैं, 3 कॉलम है, तो यहां से शायद बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां रो कितने हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 3। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक आता है हमारे पास अगला, चलिए आप व्यू की कोट, आप व्यू की कोट। अब हम इस पर चेक करेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है कि जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। तो उसको डिस्कस करने के लिए चलिए लिखते हैं M रो तथा N कॉलम। लिखिए M क्या है, रो तथा N कॉलम। मैं बार बार इसीलिए इसको इंग्लिश में लिख देता हूं क्योंकि इंग्लिश में ही आप ज्यादा पढ़ें। M रो तथा N कॉलम वाले किसी M रो तथा N कॉलम वाले किसी ऑब्यू को, यानी मैट्रिक्स को M क्रॉस N, किसमें, M क्रॉस N कोटि यानी इसी को ऑर्डर M क्रॉस N वाले कोटि
या इसी को ऑर्डर का अवयव यानी अवयव को मैट्रिक्स अथवा m क्रॉस n अवयव यानी m क्रॉस n मैट्रिक्स अथवा m क्रॉस n मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आ गई? यानी यहाँ पर जितने क्रॉस यानी जितने रो और कॉलम हैं हम उसी कोटि का क्या कहेंगे, अवयव की कोटि कहेंगे कि ये इतने क्रॉस इतने, यानी अगर जैसे 2 क्रॉस 3 की है तो 2 क्रॉस 3 की क्या हो गई, कोटि हो गई, यानी 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो एक नोट लिख लीजिए। लिखिए नोट, m क्रॉस n कोटि, या इसी को इंग्लिश में ऑर्डर, इंग्लिश में याद रखें ज्यादा भाई, ऑर्डर ज्यादा पढ़ोगे, को हम a इक्वल टू aij m क्रॉस n, ठीक है, लिखते हैं। हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। चलिए कोट देख लीजिए यहां से, चलिए लिखिए, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। लिखिए एग्जाम्पल, यदि किसी अवयव में यदि किसी अवयव में 8 अवयव, यदि किसी अवयव में 8 अवयव है तो उसकी कोटि क्या होगी? तो उसकी संभावित कोटियां बताइए। तो इसकी संभावित आपको कोटियां बतानी है। तो 8 अवयव हैं भाई, तो 8 अवयव की संभावित हमें कोटियां बतानी है, जिसमें क्या हो, 8 हो। देखिए 8 में क्या हो सकता है, सॉल्यूशन देखिए, 1 गुणे 8 मिल जाएगा, 2 गुणे 8 मिल जाएगा, 3 मिलेगा नहीं, 4 गुणे 2 मिल जाएगा, 2 गुणे 2 मिल जाएगा, 2 गुणे 4 मिल जाएगा। क्यों भाई? ये गड़बड़ हो गया, 8 गुणे 1, तो ये आपकी संभावित क्या हो गई, कोटि हो गई। तो 8 अवयव के लिए 8 अवयव, इसका मतलब m क्रॉस n, क्यों भाई,
8 अवयव, यानी आपके पास यहाँ से कोट की बात की गई है, तो यानी m क्रॉस n कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 8 आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है, उसके लिए संभावना लिखना था। तो 1 क्रॉस 8 ये मिल जाएगा, 8 क्रॉस 1 ये मिल जाएगा, यानी और 4 क्रॉस 2 ये मिल जाएगा, 2 क्रॉस 4 ये मिल जाएगा। तो आपके पास मैट्रिक्स में इतने प्रकार की संभावित क्या हो सकती हैं, कोटि हो सकती है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। लिखिए, एक ऐसे 3 क्रॉस 2 अवयव की यानी मैट्रिक्स की फर्स्ट लिखिए, रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ आई माइनस 3 जे द्वारा प्रदत्त हैं। यानी अब आपको ये मैट्रिक्स यहां से बनानी है, अब आपको यहां से मैट्रिक्स बना के देना है। चलिए बनाइए। चलिए भाई चालू कर दिए। आई और जे के लिए हमने बता दिया 3 क्रॉस 2 हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब 3 क्रॉस 2 का मतलब 3 क्या है आपके पास, रो है, और 2 क्या है, कॉलम है। ये ध्यान रहे, कॉलम 2 है और ये क्या है, 3 है। तो रो और कॉलम हमने पहले भी यहां पर बताया था कि m क्रॉस n, इसको लिखने के लिए हमने क्या बताया कि a को लिखने के लिए ए आई जे m क्रॉस n, यानी i क्या होता है, रो, कॉलम। तो इसका मतलब आपके पास से जो दे रखा है क्वेश्चन पे ए आई जे 1/2 आई माइनस 3j, इसका मतलब i इक्वल टू आपको क्या लिखना है, रो कितने हैं आपके पास, 3, यानी 1 2 3, और j इक्वल टू क्या रखना है, 1 2। ठीक है, तो यहां से आप बना लीजिए। तो अब बनाना क्या है, 3 क्रॉस 2 के लिए। तो 3 क्रॉस 2 के लिए आपके पास क्या क्या दे रखा है, 3 क्रॉस यानी 3 रो 2 कॉलम। तो आवश्यकता किसकी किसकी पड़ेगी आपको, हम पहले एक ओरली बना लेते हैं, एक मैट्रिक्स। जैसे ए इक्वल टू हम ले लें, रो कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 2, तो यानी रो कॉलम 2 ना, 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। शायद आपको यहां से बात समझ में आ गई होगी। ये i है, ये j है, यानी i इक्वल टू 1, i इक्वल टू और j इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, i इक्वल टू 2, j इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2, j इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3, j इक्वल टू 1, i इक्वल टू 3, j इक्वल टू 2। इन सब चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। चलिए मैं इसको मिटाता हूं, नोट कर लीजिए अब। देखिए यहाँ पर हमें किसकी आवश्यकता है, सबसे पहले A11 A11 का मतलब i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1,
किस में रखना है, आपके पास जो कि वैन है, यानी A11 इक्वल टू 1/2, आई इक्वल टू कितना है 1 माइनस 3, जे इक्वल टू कितना है 1, तो क्या निकल के आ गया 1/2, 1 माइनस कितना आया 3, क्या निकला 1/2 माइनस का 2। मॉड लगा हुआ है, तो मॉड से जब वैल्यू बाहर आती है तो क्या बन के आती है भाई, पॉजिटिव हो जाती है, यानी 1/2 इंटू क्या हो गया 2, क्रॉस कर दीजिए इक्वल टू 1, तो यहां से A11 क्या आ गया 1। नोट कर लीजिए भाई इसको, ठीक है। अब इसी में हमें किसकी आवश्यकता है, A12 में I इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, किस में रखना है, इसी में रख देना, तो यहां से निकल के आ जाएगा A12, I इक्वल टू 1 रखना है, जे इक्वल टू 2 रखना है, यानी 1/2 मॉड ऑफ I इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, क्या निकला 1 माइनस 6, इम्प्लाइड दैट क्या निकलेगा, मॉड से वैल्यू बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो बचेगा 5, तो दैट इज 5/2, ठीक है। तो यहीं पर नोट कर देता हूं, A12 क्या निकल के आ गया 5/2। चलिए मैं ऊपर अब इसको मिटाता हूं। अब हमें क्या आवश्यकता है, A21, तो यानी यहाँ पर I इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 1, तो क्या निकलेगा A21 इक्वल टू क्या आएगा 1/2 मॉड ऑफ I इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 1, तो क्या निकला 2 माइनस 3, मॉड से वैल्यू बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव निकलेगी, तो ये आ जाएगी 1/2, यानी A21। शायद क्लियर हो गया होगा। अब क्या चाहिए A22 यानी I इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 2, तो A22 इक्वल टू क्या आ गया 1/2, फिर इसी में रख देंगे, I इक्वल टू है 2, तो 2 माइनस 3 गुणे 2, तो 1/2, 2 माइनस 6, तो बाहर आएगा माइनस का 4, लेकिन मॉड लगा है तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो 4 यानी 1/2 गुणे 4 इक्वल टू कितना निकला 2, यानी A22 कितना आ गया 2 आ गया। चलिए अब आ गया A31 हमारे पास, A31 यानी I इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 1, तो यहां से आ जाएगा A31 इक्वल टू क्या निकलेगा, चलिए इसी में फिर से रखना है, यानी 1/2 I इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 1, तो 1/2 3 माइनस 3 दैट इज क्या निकला 0, यानी A31 क्या निकल के आ गया 0। शायद ये बात यहां समझ आए। अब बचा 32 है ना, तो 32 चलिए यहीं पर ले लेते हैं, 32 यानी I इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 2, मैं इसको इधर लिख लेता हूं, A111 आया, A12 5/2 आया, और इसको मिटा देता हूं। चलिए
अब इसी में A32 क्या निकल के आएगा भाई, 1/2 मॉड ऑफ I इक्वल टू 3 माइनस 3J इक्वल टू 2, तो आ गया 1/2 3 माइनस 6, 1/2 3 माइनस 6 माइनस का 3, जब अंदर मॉड से जब बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से A32 क्या आ गया 3/2। चलिए हमारे पास सारी कंडीशन आ गई, हमें जो भी चाहिए था सब कुछ हमने निकाल लिया। अब देखिए इसको, चलिए हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। अब हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म बना ले रहे हैं, इसको इधर ले लेते हैं, बड़ा सा बना लेते हैं। A21 1/2 आया है, A22 2 निकल के आया है, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए अब A इक्वल टू हमारे पास क्या बन के आ गया, देखिए A11 हमारे पास क्या निकला है 1 रख गया। अगला A12 कितना है 12 है हमारे पास 5/2, तो हमने लिख दिया यहाँ 5/2। अब अगला हमारे पास है A21 यानी 1/2, ये लिख दिया 1/2। अगला है A22 कहाँ है 22 हमारे पास 2 है, हमने ये लिख दिया 2। अगला क्या है A31 0 रख दिया। अगला है A32 है हमारे पास 3/2। तो ये यहाँ से हमारे पास गिवन मैट्रिक्स के लिए जो पूछा गया था कि उसकी मैट्रिक्स बना के यानी ऑब्जेक्टिव बना के आपको देना है, तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स बनाना हमने आज सीखा क्या है। अब इसके बाद अब यहाँ से तो मैट्रिक्स बनाना हमने सीख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके रो कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, और टाइप्स ऑफ से मैट्रिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो पहली वीडियो हमारे पास सभी बेसिक कॉन्सेप्ट पर थी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से दे दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए भाई आप लोग इसके प्रैक्टिस करिए और इसको ज़रूर क्लियर करके पढ़ें। और अगर किसी को कोई समस्या है तो पहले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हमारे लिंक बॉक्स और अन्य जो वीडियो बनी है उसके डिस्क्रिप्शन पे नीचे दे रखी है, नहीं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 99 991 888071 888071 991 888071। ठीक है, आप इसमें हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए भाई आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।